हाय गाइस, आई होप आप सारे लोग बढ़िया हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारे साथ भाई उज्जवल भाई हैं। तो उज्जवल भाई हमारा जो मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा, मेरा परिवार उसके एडमिन है, तो आप लोग भाई से वाकिफ होंगे, तो आप लोग जानते ही होंगे। हमारे वैसे टेलीग्राम पे डिस्कशन भी चल रहा था, तो काफी लोग कह रहे थे कि यार जो बंदा अभी ऑफनामा देने मतलब इस कोरोना टाइम में गया, तो उस भाई से आप थोड़ा इंटरव्यू इंटरव्यू लो, थोड़ी ये इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ वाली वीडियो बनाओ। अभी मैं न्यूज में देख रहा था महाराष्ट्र की भाई बुरी हालत है, मेरे वहां पे भी दिल्ली में अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो लग तो ऐसा ही रहा है कि अभी ये विंटर सेमेस्टर वाला भी है, अभी कह सकते हैं कि ये ऑफनामा प्रूफ कोरोना टाइम वाला ही रहेगा, उसके बाद ही थोड़ी हालत फिर बेटर होगी। तो ये वीडियो है भाई, पूरे अच्छे से देखना, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई का क्या सीन रहा था जब कोरोना वोरोना चल रहा था, तो क्या प्रोसीजर रहे थे, क्या दिक्कत आई थी। क्योंकि नेचुरली वो चीजें मेरे को फेस नहीं करनी पड़ी थी ना, वो तेरे को ही फेस करनी पड़ी थी यार। क्योंकि ये कोरोना ने काफी चीजें मुश्किल कर दी थी, चाहे वो वीजा प्रोसेस हो गया हो, चाहे वो यहाँ पे आके एग्जाम देना हो गया, फ्लाइट्स की दिक्कत है, बहुत सारा रहा था। तो खैर जो भी है, पहले तो मेरे को ये बताओ कि अपने फर्स्ट मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि इंडिया में क्या दिक्कतें आई जो कोरोना के टाइम में थी, और फिर मैं थोड़ा एक कंपैरिजन बिठाता हूँ कि मेरे को वो सेम दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी या नहीं करनी पड़ी थी, है ना। बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद। काफी बढ़िया दिया। दिक्कतें इंडिया मतलब एक तो कोविड के टाइम पे मेन दिक्कत तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में ही थी कि एक तो कोविड था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जाना भी है या नहीं। बहुत सारी चीजें थी कि जा भी पाएंगे या नहीं। एक तो स्टार्टिंग में क्या था कि इंडिया में कम केसेस थे और यूरोप में बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो सबसे पहले तो डिसीजन में ही आ रहा था कि बहुत ज्यादा अनसेफ है और ये सब है। तो एक तरह से एक रिस्क सा लिया था कि मतलब अगर उधर है तो मैंने एक तरह से ये चीज सोची थी कि अगर उधर हो रहा है कोविड तो यहाँ पे भी तो होगा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं होने वाला। थोड़ी पेसिमिस्टिक सी चीज थी, लेकिन ऐसा ही सोचा था मैंने। और वही हुआ। और फिर एक तरह से मतलब मैंने वही स्टेप लिया। मैंने मतलब सब कुछ मैंने जेई वेई वो सब के चक्करों में नहीं पड़ा। मैं सीधा इसी में ही लग गया। मैं जर्मन सीखने में लग गया पूरा टाइम। मेरे बोर्ड 17 मार्च को खत्म हुए थे, मैंने 18 मार्च से जर्मन शुरू कर दी थी। यही था। तो मतलब मैं पूरा फिर अपना फोकस मैंने जर्मन पे रखा था। मतलब कोविड के चक्कर में दिक्कतें एक तो सबसे ज्यादा तो वीजा के टाइम पे आई थी। वीजा का कुछ कुछ पता ही नहीं था। एक तो पिछले सालों से ही ऐसा हो रहा था कि कभी मतलब वो ब्लैक मार्केटिंग जैसे चलती है उसकी वीजा स्लॉट्स की। तो वही सारा सीन चल रहा था। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ कि मतलब पहले ऐसी ऐसी न्यूज में आ रहा था कि ये सब होगा, लेकिन उसका फिर कोविड के चक्कर में उन्होंने सारी स्लॉट्स बंद कर दिए। मेरा क्या बेनिफिट हुआ कि मेरा 90 प्लस थे। मेरे पूरे 90% थे मार्क्स। तो वो एकदम से उनकी वीएफएस वाले बोलते हैं कि 90 प्लस वालों को ही मिलेगा इस टाइम अपॉइंटमेंट वीज़ा की, बाकी को बाद में मिलेगा। तो मैंने ऑन द स्पॉट अपना एप्लीकेशन कर दिया और मुझे मुझे कंपैरेटिवली काफ़ी इजीली वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिल गई थी। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनको अभी तक नहीं, मतलब जिनको अब जाके मिल गई है, लेकिन काफ़ी टाइम तक उनको भी नहीं मिली थी। उन्होंने अपना एक सेमेस्टर फिर आगे डिले करा है। अब ये 90% वाले चक्कर में काफ़ी सारा ये हुआ कि अब जैसे कुछ लोग थे जिनके कम थे, जिनके 89 पॉइंट कुछ भी थे, 89.5 89.6, वो लोग भी नहीं आ पाए। तो काफ़ी अनफेयर है, लेकिन अब यही था जो था। दूसरी दिक्कत एक तो वो गोएथे की डेट मिलने की हुई। क्योंकि गोएथे के जितने भी एग्जाम्स थे वो सारे मतलब शायद अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक तो उन्होंने गोएथे ही बंद किया हुआ था पूरा। उसके बाद जाके उन्होंने खोली थी डेट्स। और उसमें फिर बहुत सारा कंपटीशन था कि सबको डेट्स चाहिए थी। तो बाय चांस मुझे मिल गई थी डेट, उधर भी डेट मिल गई उधर का। फिर मैंने दिया सीधा बी टू का, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं पहले बी वन दूंगा उसका फिर ये गारंटी नहीं है कि मुझे बी टू की डेट मिलेगी या नहीं। मैंने सीधा ही फिर बी टू का एग्जाम दिया और फिर बी टू का भी क्लियर हो गया था। तो मतलब वो ठीक हो गया। बाकी कंपैरेटिवली ये था कि एक ऑनलाइन क्लासेस थी सारी। तो अब ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेक्शन इतना बढ़िया नहीं होता लोगों से। अब मुझे मैं जानता नहीं था कि कौन जा रहे हैं ऑफनामा देने, कौन मतलब कोई है भी सही जो इस सेमेस्टर जाने वाला है ऑफनामा, नहीं, या फिर मैं अकेला ही हूँ। तो काफ़ी वो उसमें थोड़ा डाउट था। थोड़ी मोटिवेशन की कमी थी कि अभी पता ही नहीं कि ऑफनामा के लिए पढ़ना कैसे है। और मतलब मैं सिर्फ लैंग्वेज कोर्स पर ध्यान दे रहा था अपना। तो ये सारी चीज़ें थी कोविड के चक्कर में, क्योंकि किसी से इंटरेक्शन नहीं है। तो बाकी तो ठीक था। समझ रहा हूँ, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। नहीं, ये काफी एक पॉइंट तो जो मेरे भी दिमाग में सबसे पहले क्लिक किया जब मैंने तेरे से ये क्वेश्चन पूछा, तो यही था कि नेचुरली जब मैं भी ऑनलाइन जैसे क्लासेस अटेंड कर रहा था अपनी यूनिवर्सिटी में, तो वो जो एक रहता है ना, काफी मतलब डिफरेंस था। जैसा वो पढ़ा रहे थे उतना वो दिमाग में जा नहीं रहा था वो ऑनलाइन के चक्कर में। तो जो एक पर्सनल इंटरेक्शन रहता है वो तो
काफी ज्यादा सफर हुआ था कोरोना के टाइम पे। और दूसरी चीज जो एक तूने काम अच्छा किया, ये अच्छा किया कि तूने सीधा एकदम से जर्मन सीखना शुरू कर दिया। क्योंकि अभी क्या सीन होगा कि मान ले अभी बोर्ड से शिफ्ट होने वाले हैं और यहाँ पे जर्मनी में तेरे को पता है कि अभी हालत थोड़ी अच्छी हो गई है, तो डेडलाइंस मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आगे हो सकती है, लेकिन बोर्ड हमारे जून में हो रहे हैं। तो जो बंदे भाई जर्मनी के लिए पक्का है ना, तो वो सीधा ना शुरू कर ही देना मेहनत। ऐसा नहीं है कि भाई पहले डिसाइड कर रहे हो कि यार जाऊं या ना जाऊं, पहले मैं सोच लेता हूँ, पहले ये मैं एग्जाम्स दे देता हूँ, बिट सेट और ये सब। तो अब वो सब नहीं चल पाएगा क्योंकि ये वो कोरोना चल रहा है इतना, तो वो आपके पास इतना भी टाइम नहीं होगा कि आपको सोचने का भी मिले कि आपको पहले ये इंडिया में एग्जाम्स हो रहे हैं ये दूं या फिर जर्मनी जाऊं। तो वो पहले से दिमाग में क्लियर रखना, पेरेंट्स से बात कर लेना अपने, क्योंकि नेचुरली यार पेरेंट्स है ना, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आप बताओ कि क्या करना चाहिए, जाऊं या ना जाऊं, है ना। तो इससे बढ़िया है कि आप एक बार पेरेंट्स के साथ बैठो और तब डिसाइड करो कि जो आपका डिसीजन है जर्मनी आने का ये फीजिबल है या नहीं है ना। तो ये चीज रहती है। ये चीज तो भाई मैं कहूंगा कि लैंग्वेज आप मतलब ये मैं सोचो, एक तो ये है कि कोई अगर तुमने लैंग्वेज शुरू कर दी तो इसका ये तो है नहीं कि कोई नुकसान है। अगर तुमने नहीं भी जाना जर्मनी तो एटलीस्ट लैंग्वेज शुरू कर दो। अगर तुम्हारा कुछ भी प्लान है जर्मनी जाने का, तुम लैंग्वेज शुरू कर दो, ठीक है। साथ के साथ तुम्हें वेज खुलती आएंगी सारी, जितनी भी हैं कि मतलब जैसे मेरे टाइम पे साथ के साथ अब जेई चल रहा था, बिट्स चल रहा था, बिट सैट के एग्जाम चल रहे थे, सारे एग्जाम चल रहे थे और साथ में मैं जर्मन सीख रहा था। अगर मैं जर्मन ना सीखता तो मुझे वो एग्जाम तो पक्का ही देने पड़ते। अगर मैं जर्मन तो शुरू करो उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे पता लग जाएगा तुम्हें प्रायोरिटीज का है सारा खेल। तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा तुम्हें ये वाला एग्जाम देना है या फिर तुम्हें इस टाइम अपने B2 की क्लास स्किप नहीं करनी, ऐसा हो जाएगा। तो वो अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा और तुम अपने आप उसको फिर फिक्स कर लोगे। लैंग्वेज शुरू कर दो। लैंग्वेज शुरू करने से कोई नुकसान नहीं है किसी भी चीज़ का, बाद में काम आ जाएगी अगर नहीं जाना तो। समझ रहा हूँ, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। और दूसरी बात जो तूने मेरे को ये बोला कि जिनकी 90% से कम थी उनको नहीं मिल पाया था, तो फिर उनके लिए मेरे ख्याल से तेरे को भी याद हो तो उन्होंने फिर बाद में मेरे ख्याल से शुरू कर दिया था, है ना। लेकिन फिर वही काफी स्टूडेंट्स को फिर डिले हो गया ना, तो जिनको इन सेमेस्टर आना था वो फिर इस सेमेस्टर आ नहीं पाए, फिर उनको अब नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट एक सेमेस्टर डिले हो गया, जो कि मेरे को लगता है कि यार काफी एक बड़ा ना, जैसे होता है ना कि मोटिवेशन हिल सकता है बंदे का। क्योंकि अब आप पूरी तैयारी माइंडसेट आप ये लेके चल रहे हो, आपका भाई सब कुछ क्लियर पड़ा है लैंग्वेज का, और वीजा में आके फिर सीधा रोला पै गया जैसे कहते हैं, तो फिर बहुत गलत देख के, हाँ तो बहुत गलत सीन बैठ सकता है। हाँ यहाँ पे मेरे लिए एक बहुत अच्छी सजेशन है। मैं ये हम्म, सजेस्ट करूंगा लोगों को कि तुम जारलैंड में अप्लाई कर दो एटलीस्ट। मतलब अगर तुम्हें देना है, तुम्हें ऑफर में देना है, तुम्हें शूटिंग को लेके में ही जाना है, लेकिन फिर भी तुम सारलैंड में अप्लाई कर दो। एक तो कुछ कुछ नहीं जा रहा, बस VPD लगानी पड़ती है और यूनिसिस के थ्रू, बाकी उसमें अप्लाई करना होता है डायरेक्ट। तुम वो अप्लाई कर दो, उसके बाद उससे क्या होगा कि तुम्हारा बाई चांस उस परफेक्ट टाइम पे वीज़ा ना मिला। सारलैंड का हर बार लेट ही आता है, सारलैंड का हर बार इनविटेशन जो होता है वो हर बार लेट आता है। तो अगर तुम्हारा बाई चांस उस टाइम पे तुम्हें वीज़ा ना लगा तो एटलीस्ट तुम उसी सेमेस्टर में जर्मनी आ पाओगे। तुम एटलीस्ट उसी सेमेस्टर में, और क्या पता तुम ऐसे टाइम पे आ जाओ जहाँ पे तुम ऑफनामा भी दे पाओ। अगर तुम पहले ही उसका ये लगा के चलोगे कि तुम्हें अभी जाना है और बाई चांस वो ना हुआ तो तुम डिसहार्टन हो जाओगे। ऐसे ही मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने, अब जिनके 90 से कम थे, तो उन्होंने हम्म, एक एक दोस्त है जिसने पूरा अपना कर लिया कि अब मैं जाऊंगा ही फिर अगले सेमेस्टर में। और एक बंदा है जिसने सालैंड में अप्लाई किया। अब वो बंदा, अब जैसे दिसंबर या जनवरी में जाके खुली है 90 से कम वालों की, तो काफी सारे ऑफ नंबर स्किप हो गए, लेकिन फिर भी वो आ पाया, सालैंड के थ्रू ही आ पाया। तो उससे ये बेनिफिट हो जाता है कि तुम एटलीस्ट उस सेमेस्टर में रह पाते हो, तुम्हें अपना सेमेस्टर नहीं डिले करना पड़ता, सेमेस्टर शिफ्ट नहीं करना पड़ता। सही बात है। और सबसे बढ़िया बात है, सारलैंड में मैंने ऑलरेडी अंतरिक्ष भाई के साथ वीडियो बना रखी है, तो वो आप वीडियोस जाके चेक कर सकते हो। वो ऑलमोस्ट 3 पार्ट मैंने बनाए थे, तो आपने वो 3 पार्ट भी देख लिए ना, तो आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा कि मतलब क्या सारलैंड चीज क्या है और कैसे अप्लाई करते हैं। और मेरे को भी बताया, टेलीग्राम ग्रुप से अपने काफी बंदे आए हैं, जैसे कार्तिक हो गया और शिवम भाई हो गए, तो ये दोनों आए थे सारलैंड का, इन दोनों का ही मेरे को आइडिया है। और भी मेरे ख्याल से पहुंचे थे इस बार, है ना। हाँ, सालैंड के थ्रू तो काफी आए हैं, समर्थ आया है एक, अनिरुद्ध आया है, और भी काफी लोग आए हैं सालैंड तो के ये थ्रू। सारे अपने मतलब टेलीग्राम का ही हिस्सा है ना। सारे टेलीग्राम के सब। टेलीग्राम ग्रुप का भाई बहुत मेरे को, मैंने जब पहली बार टेलीग्राम ग्रुप बनाया था ना, मेरे को सही में लगा भी नहीं था कि इतना कुछ ज्यादा कुछ खास होगा, लेकिन भाई टेलीग्राम की वजह से बहुत लोगों को हुआ है, काफी लोग कांटेक्ट में आए, तो जो सेम सिटी से हैं एटलीस्ट वो साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि तेरे को पता है कि भाई वैसे भी अगर ये सारा प्रोसीजर अगर आप अकेले करो ना, तो यार थोड़ा बोरिंग बोरिंग सा भी होगा और थोड़ा डिमोटिवेटिंग सा हो जाता है, अकेलापन सा महसूस तो होता ही है ना। डर लगता है, सबसे ज्यादा डर लगता है, अकेला ये नहीं पता होता कि तुम सही स्टेप ले रहे हो या नहीं, अभी अभी इसके बाद क्या करना है। मैं 4 लोगों के साथ आया था, टोटल हम 4 लोग थे, मतलब 3 लोगों के साथ आया था मैं, तीनों दिल्ली के थे। अब क्या हो रहा था, जैसे मुझे
अब इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे आने से पहले। एक को देखना है कि तुम्हें टिकट कैसे बुक करनी है, एक को देखना है कि तुम्हें एयर इंडिया में जाने से पहले कोविड टेस्ट चाहिए या नहीं, एक को अकोमोडेशन ढूंढना है, एक को ऑफनामा की चीजें ढूंढनी है। तो हम सब में काम डिवाइड हो गया था कि इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है। अब अकेले बंदे को सब कुछ खुद करना पड़ेगा। हमारे में क्या हो गया था कि हम सब ने आपस में डिवाइड कर लिया। तो एक तरह से ये कर लो कि अपनी 2-3 लोग ढूंढ लो जिनके साथ आ जाओ तुम, एक ही फ्लाइट ले लो, दोस्त नहीं फैमिली की तरह बन जाते हैं। मेरे अभी ऑस्ट्रेलियन चल रही हैं, मेरे दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे जो भी मेरे पहले थे ऑफनामा से पहले। तो मतलब अपना अपना फील होने लग जाता है इस देश में भी, चाहे आप बाहर के हो। समझ रहा हूँ मैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ भाई जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करो, उसके बहुत फायदे हैं। आपको अपनी सिटी से भी लोग मिलेंगे और भी जगह से, और अपने जो देश में और जो सिटी से वहां से भी लोग मिलेंगे। तो बेशक अगर आप सेम सिटी से भी ना हो तो आपसे पहले मतलब अपना सपोज करते हैं टेलीग्राम ग्रुप का कोई बंदा है कोई डिफरेंट सिटी से और वो पहले फ्रैंकफर्ट पहुंच गया है ना, या फिर किसी और एयरपोर्ट पहुंच गया, तो वो तुम्हें लेने भी आ सकता है अगर तुम्हारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी होगी तो ये काफी सही रहता है। बहुत ये आराम काफी अच्छी चीज होता है। मैं भी अपने एक दोस्त को लेने गया था जो मेरे साथ रहा था, तो है। कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से हो जाता। वही वही मैं कह रहा हूँ, काफी सही है। और ये तूने काफी मस्त किया कि तुमने आपस में डिवाइड कर लिया, एक भाई अकोमोडेशन ढूंढ रहे, एक ऑफनामा का, ये सब भाई। मैंने सही में बोलूँ तो मतलब मैं भी निकम्मा था और मेरे दोस्त भी निकम्मे ही थे, मतलब सही बोलूँ तो मतलब ऐसा है। मतलब मेरे टाइम में मेरे को बड़ी दिक्कतें आई थी, मैंने ऐसा वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर कुछ नहीं था जो तूने मेरे को अभी बताया है मेरे को। स्ट्रक्चर तो हमारा भी नहीं था, बस हो गया था बस आपस में डिवाइड करके काम। समझ रहा हूँ मैं। नहीं, ये काफी अच्छा है, ये काफी अच्छी टिप है भाई, ये आगे जो आने वाला है ये ध्यान में रखना ये चीजें। तो खैर अपन लोगों ने ये तो अभी डिस्कस कर लिया कि इंडिया में क्या हालत होती है जो अभी पेंडेमिक के टाइम में आएंगे तो ये सब डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ेगी। तो ये सब दिमाग में रख लेना कि भाई ये सब फेस करना पड़ेगा, घबराना नहीं है। अगर हमने ठान लिया कि भाई आना है और हमारा मन है तो फिर मतलब ड्रीम है कि पढ़ना है तो फिर आप पढ़ के आ सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तेरे को पता है ना मैं अपनी वीडियोस के थ्रू कभी भी जर्मनी एजुकेशन कुछ प्रमोट नहीं करता, मैं सिर्फ बताता हूँ ये प्रोसीजर है, आपको आना तो आप आ सकते हो, नहीं आना तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सिंस अपन लोगों ने अभी इंडिया का डिस्कस कर लिया तो अभी जर्मनी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बीच में वो जो ट्रांजिशन आता है ना फ्लाइट का इंडिया से जर्मनी का, तो फ्लाइट में कोई दिक्कतें विक्कत आई थी या फिर क्या रहा था? हाँ भाई, दिक्कतें तो कोई नहीं आई थी ज्यादा। बस ये था कि अब जैसे फ्लाइट है, तो मेरी फ्लाइट थी चंडीगढ़ टू फ्रैंकफर्ट, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट। तो अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे कोविड टेस्ट दिखाना है, किस में दिखाना है, कौन सी फ्लाइट में दिखाना है। कुछ एयरपोर्ट मांगते हैं कोविड टेस्ट, कुछ एयरपोर्ट नहीं मांगते। तो बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत आई थी कि पहले मैं चंडीगढ़ वालों से फोन करके पूछा था, चंडीगढ़ वाले एयर इंडिया वालों से, कि मुझे कोविड टेस्ट दिखाना है या नहीं। उसका फिर दिल्ली वालों से पूछना था। तो मतलब और फिर कोई कुछ और आंसर दे रहा था, कोई कुछ और आंसर दे रहा था। काफी काफी अनप्रोफेशनल सी चीजें हुई थी। तो एक तो ये दिक्कत आई थी कि कोविड टेस्ट का तो कुछ समझ नहीं आता था। अब ये भी नहीं पता था कि उधर जाके दिखाना है, जर्मनी लैंड होके दिखाना है या नहीं। तो वो सब तो था ही, और साथ में एक ये था, बाकी और कुछ खास दिक्कत नहीं थी। बस वो किट पहन के बैठना होता तो अनकंफर्टेबल होता है पूरी हाँ, जर्नी। जो बीच वाला बंदा उसको पहननी पड़ती है, मेरे को पहननी पड़ी थी तो मेरे को पता है।